अलग थलग दिखा दे। लेकिन सवाल यह है कि भारत क्या करेगा, किसे नाराज करेगा? क्या दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की सबसे बड़ी और कड़ी परीक्षा बनेगा? एक फैसला, तीन ताकतें और पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर। और आज इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जाएं ना जाएं, इसकी एक एक परत हम खोलेंगे। यह न्योता भारत के लिए जाल कैसे बना है, यह आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको समझना यह होगा कि यह न्योता कब आया और क्यों इतना भारी पड़ रहा। तो खबरों की माने तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद जो हैं, उन्होंने यह निमंत्रण 23 जून मंगलवार को भारत को भेजा। दिल्ली ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, यानी जाएंगे नहीं जाएंगे, सरकार दोनों बात को लेकर चुप्पी है। और यह चुप्पी अपने आप में बताने के लिए काफी है कि मामला कितना नाजुक है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ ईरान है, वो देश जिसके साथ भारत का चाबहार पोर्ट का बड़ा दांव लगा है, जो भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान, मध्य एशिया तक पहुंचाता है, और जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम एशिया की पूरी रणनीति से जुड़ा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल है, जिन्होंने खुद खामनेई को मारा, और दोनों के साथ भारत के रिश्ते आज सबसे ऊंचाई पर हैं। इसलिए अब आप ही बताइए कि जिस आदमी को अमेरिका इजराइल ने मारा, उसके जनाजे में अगर भारत का प्रधानमंत्री खड़ा दिखे तो वॉशिंगटन और तेल अवीव क्या सोचेंगे? और अगर मोदी नहीं गए तो तेहरान इसे क्या मानेगा? एक दोस्त की बेरुखी? दिलचस्प बात यह है कि भारत में भी इस मौत की गूंज सुनाई पड़ी थी। श्रीनगर से लेकर लखनऊ तक खामनेई के पोस्टर लेकर शोक जुलूस निकले थे। यानी मामला सिर्फ कूटनीति का नहीं बल्कि भावनाओं का भी है। और ये पूरी कहानी समझने के लिए लौटना होगा 28 फरवरी को, जिस दिन सब बदल गया था। आपको याद होगा खामनेई को कैसे मारा गया था। 28 फरवरी 2026 सुबह के 8:15 बजे ईरान के 24 सूबों पर एक साथ मिसाइल गिरती है। अमेरिका इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा साझा सैन्य ऑपरेशन होता है, और निशाने पर ईरान के सबसे बड़े नाम, सबसे ऊपर एक नाम अयतुल्लाह अली खामनेई थे, जिन्हें मार दिया गया। खामनेई को मारना आसान नहीं था, क्योंकि जून 2025 में 12 दिन की जंग के बाद वो लगभग गायब हो गए थे। कहा जाता है कि इतने गहरे बंकर में गए थे कि लिफ्ट को नीचे पहुंचने में 5 मिनट से अधिक समय लगता था। जमीन के नीचे कई परतों के पीछे दुनिया का एक सुरक्षित आदमी मौजूद था। लेकिन फिर एक मौका मिला। शुरू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था उन्हें पता है खामनेई कहां है, वो आसान निशान है, लेकिन अभी नहीं मारेंगे। और फिर खबर आती है, CIA महीनों से खामनेई की हर हरकत, हर ठिकाने पर नजर रखती है, और जैसी ये खबर मिलती है कि वो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, हमला तय किया है। उनके कॉम्प्लेक्स पर हमला होता है, और खामनेई ही नहीं, उनकी बेटी, दामाद, नाती सब मारे गए। फिर एक खेल शुरू हुआ। ईरान ने कहा था वो सुरक्षित हैं, बाद में फिर आया कि मारे गए। नेतन्याहू की मौत की बात भी आ गई थी। बहुत सारी थ्योरी चली थी उस वक्त, दुनिया असमंजस में चली गई थी। लेकिन आखिर में पता लगा कि खामनेई का 36 साल का राज खत्म हो चुका है। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो बड़ा अहम है कि क्या इसे दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा कह सकते हैं? और यह जनाजा इतना अलग क्यों है? क्योंकि इतने लंबे समय बाद जनाजा नहीं निकलता। फरवरी की घटना है, आज हम और आप जून में आ चुके हैं। दुनिया इस जनाजे की बात कर रही है। 4 जुलाई को यह जनाजा होगा, उसी दिन जब अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। वो अमेरिका जिसने खामनेई को मारा, अब उसी की आजादी के दिन खामनेई का जनाजा निकलेगा। इसे आप इत्तेफाक कहें, विडंबना, या जानबूझकर किया गया प्लान। इस्लामी परंपरा के अनुसार आमतौर पर शव को 1 या 2 दिन में दफनाया जाता है, लेकिन खामनेई का जनाजा महीनों तक टाला गया। अब यह जनाजा अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे के दिन रखा गया है। हैरानी इस बात की है कि जब उसी जंग में मारे गए दूसरे बड़े नेताओं को दफना दिया गया, तो फिर खामनेई के शव को क्यों रखा गया? उसकी कई वजह है। पहला, जंग के हालात, भारी भीड़ का अंदेशा, फिर युद्ध, और अब 4 और 5 जुलाई को खामनेई का शरीर जो है वो तेहरान के विशाल ग्रैंड मुसल्ला परिसर में आखिरी दर्शन के रखा जाएगा। 6 जुलाई को तेहरान में जुलूस, 7 को धार्मिक शहर कुंभ में समारोह, और फिर सबसे खास इराक की सरहद पार नजफ और करबला की पवित्र दरगाहों में भी प्रार्थनाएं होंगी। यानी ये सिर्फ ईरान का जनाजा नहीं होगा, बल्कि पूरे शिया जगत का सरहदों के पार फैला एक आयोजन है। और फिर 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा की दरगाह में उन्हें दफनाया जाएगा। अब वो आंकड़ा जो सबको चौंका रहा है। ईरान के अधिकारियों की माने तो 3 शहरों को मिलाकर करीब 2 करोड़ लोग इस जनाजे में शामिल होंगे। अगर यह सही निकला तो इतिहास का यह सबसे बड़ा जनाजा होगा। लेकिन यहाँ एक पेच है, क्या यह भीड़ सच में अपने आप जुटेगी, या सरकार दूसरे शहरों में लोगों को बसों में भरकर लाएगी ताकि करोड़ों की भीड़ दिखाई जाए? हालांकि लाखों की भीड़ तो हिंदुस्तान में दिख गई थी, जो दर्शाती है कि शिया समुदाय में खामनेई की क्या अहमियत है। 1989 में खुमैनी के जनाजे में 1 करोड़ लोगों का दावा था। विदेशी पत्रकारों का अनुमान उस वक्त कम था कि 20 से 40 लाख लोग आए थे। यानी आंकड़ों को लेकर भी एक पॉलिटिक्स होती है। लेकिन इस बार कहानी मशहद में है। सवाल है कि खामनेई को मशहद में ही क्यों दफनाया जा रहा है? तो जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, देश के उत्तर पूर्वी कोने में। पर इसकी असली पहचान इसकी आबादी नहीं बल्कि इसकी आत्मा है, क्योंकि यह शिया मुसलमानों के पवित्र शहरों में से है। यहां है इमाम रजा की दरगाह, और इमाम रजा शिया परंपरा के 8वें इमाम थे।
उनकी ये दरगाह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में गिनी जाती है, जहां हर साल करोड़ों शिया मुसलमान माथा टेकने जाते हैं। एक बात और जो इसे खास बनाती है, खामनेई खुद इसी मशहद में पैदा हुए थे, यानी जहां से जिंदगी की शुरुआत हुई थी वहीं पर वो दफन हो गए। पर इसके पीछे भी एक सोच है, क्योंकि किसी नेता को इमाम रजा की दरगाह के परिसर में दफनाना सिर्फ सम्मान नहीं है, ये उसका नाम हमेशा के लिए शिया इस्लाम के सबसे पूजनीय धार्मिक केंद्र से जोड़ना है। मरने के बाद खामनेई को एक राजनेता से ऊपर उठाकर एक धार्मिक प्रतीक बना देने की कोशिश है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि अप्रैल तक खुद ईरानी संस्थाएं ये पक्का नहीं कर पाई थी कि दफन ठीक कहां किया जाएगा, यानी इस जगह का चुनाव आसान नहीं था। ये सोच समझकर भेजा गया संदेश है। अब वापस लौटते हैं सवाल पर जिससे कहानी की शुरुआत हुई थी, भारत मोदी और वो फैसला जो आसान नहीं। सवाल कि मोदी जाएं या ना जाएं। खामनेई की मौत के बाद दुनिया के सबसे बड़े जनाजे में जाने में भारत और प्रधानमंत्री मोदी की मजबूरी क्या है? तो देखिए, एक तरफ ईरान, जैसा हमने बताया, चाबहार जो है वो भारत के लिए सिर्फ बंदरगाह नहीं है, ये भारत के लिए वो चाबी है जो पाकिस्तान का दरवाजा बंद होने पर अफगानिस्तान और मध्य एशिया का रास्ता खोलती है। दशकों की मेहनत, अरबों का निवेश और एक भरोसेमंद रिश्ता। ईरान से दूरी भारत को महंगी पड़ सकती है, लेकिन अमेरिका आज भारत का एक बड़ा रणनीतिक साझेदार भी है, ये भी सच है। व्यापार, तकनीक, रक्षा, हर मोर्चे पर इजराइल भी भारत का एक भरोसेमंद हथियार तकनीक सप्लायर है। इन दोनों ने मिलकर खामनेई को मारा है। ऐसे में उनके दुश्मन के जनाजे में भारत के पीएम का खड़ा होना एक बड़ा कूटनीतिक संदेश होगा, और ये वॉशिंगटन को चुभ सकता है। यही एक परत जुड़ती है क्योंकि ठीक इसी जून की 17 तारीख को ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति ने स्विट्जरलैंड में एक समझौते पर दस्तखत किए, जहां 4 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए 60 दिन का रोड मैप तैयार किया गया। अब ऐसे नाजुक वक्त भारत को हर कदम संभल कर चलना होगा, लेकिन सवाल यह, भारत के पास रास्ता क्या है? इसका जवाब इतिहास देता है। आप याद कीजिए, मई 2024 जब ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई थी, तब भारत ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल तेहरान भेजा था। तब प्रधानमंत्री खुद नहीं गए थे, बल्कि उस वक्त जो हमारे उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ साहब, वो गए थे। यही वो बीच का रास्ता है जिस पर भारत इस बार भी चल सकता है कि सम्मान भी दिया जाए और सीधे टकराव से बचा भी जाए। इस बार भी शायद यही हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मोदी खुद ना जाए, भारत के किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि को भेजकर शिष्टाचार निभा दे। लेकिन ध्यान रखिए कि इस बार हालात रईसी से कहीं ज्यादा गर्म है, क्योंकि इस बार मरने वाला व्यक्ति ईरान का सुप्रीम लीडर है, वो व्यक्ति जिसके भारत में भी करोड़ों चाहने वाले हैं और मारने वाले भारत के दोस्त। यही इस पूरे खेल में किरदार है जो भारत के फैसले को मुश्किल बना रहा है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस जनाजे में शामिल होने की तैयारियों में बड़े पगलाए हुए हैं। शहबाज इस पूरे युद्ध को रुकवाने वाली मध्यस्थता में भी आगे रहे, यानी ईरान में उनकी पैठ पहले से गहरी हुई है। अब अगर पाकिस्तान का पीएम वहां मौजूद है, भारत गायब रहे, तो ईरान के साथ रिश्तों में क्या यह फर्क पड़ेगा? यह दबाव भी है जो भारत को आसानी से ना कहने की इजाजत नहीं देता। वैसे सवाल यह भी है, क्या 2 करोड़ की भीड़ को संभाला सकता है? जवाब इतिहास में छिपा है। 1989 साल 1989 में जब इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी का जनाजा निकला था, तब करीब 1 करोड़ लोग उमड़े थे। उस वक्त की ईरान की कुल आबादी का लगभग 6वां हिस्सा, और आज भी दुनिया के सबसे बड़े जनाजों में से गिना आता है। पर वो दिन इतिहास में सिर्फ भीड़ के लिए नहीं, बल्कि त्रासदी के तौर पर भी दर्ज है, क्योंकि इतनी भीड़ उमड़ी की भगदड़ मच गई। 8 लोगों की जान गई, हजारों लोग घायल हुए। अब अधिकारी वो दोहराना नहीं चाहते। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ का दावा है। एक ऐसे देश में जो अभी 4 महीने की जंग से उबर रहा है, टूटी हुई अर्थव्यवस्था, घायल नेतृत्व, सड़कों पर मानवता का समंदर, सुरक्षा का डर, सिर्फ भगदड़ का डर नहीं है। 2024 में जब राइसी का जनाजा था, तब उसी दौरान तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हानिया को मार दिया गया था। यानी ईरान में तो जनाजे के बीच भी निशाना बनाया था। इसी डर से कई विदेशी मेहमान वहां जाने से कतराते हैं, और इन सब के ऊपर एक रहस्य भी मंडरा रहा है। खामनेई के बाद ईरान को उसका नया सुप्रीम कमांडर, खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई, जिन्हें 8 मार्च को जिम्मेदारी मिली थी, जिन्हें अपने पिता से सख्त माना था, जिनको लेकर अब तक ये बात हैरान कर रही है कि वो सार्वजनिक तौर पर गायब है, जिनके बारे में अटकलें चल रही है कि वो घायल है, कोई कोमा का बात कह रहा है, क्या उनको भी टारगेट किया जाएगा? या फिर इस पल को, इस जनाजे को सिर्फ शोक नहीं, ईरान दुनिया में ताकत दिखाने के लिए भी एक मौके तौर पर इस्तेमाल करेगा? कई सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में आएंगे। खैर, भारत के फैसले पे आते हैं। कहानी आकर यही रुकती है कि दुनिया का जनाजा तैयार है, सबसे बड़ा 2 करोड़ लोग, 3 शहर और सरहद पार तक फैला मातम। ईरान का न्योता भारत की मेज पर है, भारत खामोश है। पर यह सिर्फ एक जनाजे में जाने न जाने का सवाल नहीं है। सवाल है कि भारत आज किस तरफ खड़ा होगा, पुरानी दोस्ती ईरान के साथ या नई ताकत अमेरिका इजराइल के साथ? भारत को यह फैसला लेना होगा। मुझे लगता है, व्यक्तिगत तौर पर पूछेंगे कि भारत संतुलन वाला दांव खेलेगा। मोदी शायद खुद नहीं जाएंगे, किसी वरिष्ठ अधिकारी, उपराष्ट्रपति, इस तरह से किसी को भेजेंगे। लेकिन अंतिम फैसला अभी भी ताले पर है, और जब तक वो ताला नहीं खुलता, ये सवाल जलता रहेगा। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान के जनाजे में जाना चाहिए?